हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकिता आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहाँ आपको मिलता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद सो मेनी टॉप कोर्सेज। सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी, एमपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, इनमें से कोई भी बोर्ड हो स्टूडेंट्स, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के लिए सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं और वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी स्टूडेंट्स, आपको इन कोर्सेज के लिए कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो उनके लिंक्स आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे ही आप उन लिंक्स पर क्लिक करेंगे आपको ई बुक्स और ई नोट्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके बाद मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि ये जो बेसिक ग्रामर सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, ये भले ही आप क्लास 6 में हो या फिर क्लास 12 में हो, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल रेलेवेंट भी है और यूज़फुल तो है ही है। अब इससे जूनियर क्लास या सीनियर क्लास में भी अगर आप हैं तब भी आपके लिए ये ग्रामर सीरीज़, इसका हर वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने इसमें बेसिक से आपको सभी रूल्स बताए हैं, कॉन्सेप्ट को समझाया है। ऑलराइट, सिर्फ इतनी सी शर्त है कि आप कोई भी वीडियो स्किप ना करें, कोई भी वीडियो को बीच में छोड़े नहीं। अदरवाइज़ हो सकता है कि अगला वीडियो जो है उसमें आपको कन्फ्यूजन हो, क्योंकि हर एक वीडियो एक दूसरे से कनेक्टेड है और इसी तरीके से सीक्वेंस में इसको डिज़ाइन किया गया है। राइट स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जो कि है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। हमने सेंटेंस पढ़ लिया, फ्रेज को समझ लिया, क्लॉजेस भी जान लिए, उसके टाइप्स समझ लिए, अच्छे से सब समझ लिया। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस और जानेंगे कि किस तरीके से एक तरीके के सेंटेंस को दूसरे तरीके के सेंटेंस में तब्दील किया जाता है या ट्रांसफॉर्म किया जाता है या बदला जाता है। राइट, आज हम देखेंगे सिंपल सेंटेंसेस को कंपाउंड सेंटेंसेस में कैसे बदला जाता है। राइट स्टूडेंट्स, और यहाँ मैं एक चीज़ ये भी बता दूँ कि ग्रामर के रूल्स बोर्ड के अनुसार चेंज नहीं होते, तो आप चाहे किसी भी बोर्ड में हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके लिए भी ये सभी वीडियोस जो हैं वो रेलेवेंट हैं। राइट स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम हमारे सिंपल सेंटेंसेस को कंपाउंड सेंटेंसेस में कैसे बदलते हैं उसे देखते हैं। तो सिंपल सेंटेंसेस मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया ही है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हमने देखे, सिंपल सेंटेंस देखे, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। सिंपल सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और पूरा मीनिंग क्लियर होता है आपको सेंटेंस में। और कंपाउंड सेंटेंस कौन से होते हैं? कंपाउंड सेंटेंस वो होते हैं जिसके अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। राइट, अब यहाँ देखिए, A simple sentence consists of just one subject and one predicate। मतलब एक सब्जेक्ट होगा, एक प्रेडिकेट होगा। ये मैं अच्छे से पिछले वीडियोस में आपको क्लियर कर चुकी हूँ, अगर नहीं देखे हैं तो देखिए ताकि ये भी समझ में आए। A compound sentence consists of two or more coordinate clauses, each of which has its own subject and predicate। यानी एक कंपाउंड सेंटेंस में एक से ज़्यादा क्लॉजेस हो सकते हैं, मेन या फिर कोऑर्डिनेट क्लॉजेस। और बेटा ये कोऑर्डिनेट क्लॉज हैं, सब ऑर्डिनेट क्लॉज नहीं है जो कि डिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस की ही बात हो रही है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस दो या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे क्लॉजेस जो है वो इंडिपेंडेंट ही रहेंगे। राइट स्टूडेंट्स, और हर एक वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्यों? क्योंकि हर एक क्लॉज का अपना खुद का सब्जेक्ट होगा, अपना खुद का प्रेडिकेट होगा। क्लियर? A simple sentence is characterized by only one independent clause and no dependent clause। कोई dependent clause इसमें नहीं होता। For example, listening to music is my hobby। यानी म्यूज़िक सुनना मुझे पसंद है, ये मेरी एक हॉबी है, आदत है। राइट, तो आदत तो वैसे हैबिट को कहा जाता है। हॉबी आपकी ऐसी चीज़ है जो आदत ही होती है लेकिन वो बहुत पसंद है आपको। ठीक है, आपको कोई भी चीज़ करना बहुत पसंद है, मुझे गेम्स खेलना बहुत पसंद है, वीडियो गेम्स खेलना बहुत पसंद है, इट्स माई हॉबी। राइट, चलिए, तो यहाँ ये सिंपल सेंटेंस हो गया, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, सब्जेक्ट भी है यहाँ पर, वर्ब भी है यहाँ पर। ठीक है, तो मतलब पूरा ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। अब कंपाउंड सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। On the other hand, a compound sentence is characterized by at least two independent clauses। मतलब दो independent clause तो होते ही होते हैं। compound मतलब mixture of two ना, combination of two sentences, right? तो दो सेंटेंसेस होते हैं और दोनों इंडिपेंडेंट होंगे और दो से ज़्यादा क्लॉजेस भी हो सकते हैं उस सेंटेंस में। ठीक है, which can be used as separate sentences and are connected with a coordinating conjunction। ये भी मैंने पिछले वीडियो में आपको अच्छे से समझाया है, अगर वो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए ताकि यहाँ पर भी आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। अब देखिए, listening to music and singing songs are my hobbies। यहाँ पर हमने देखिए पिछला क्या था, लिसनिंग टू म्यूज़िक इज़ माई हॉबी, यही है, लिसनिंग टू म्यूज़िक इज़ माई हॉबी। और यहाँ पर हमने एक चीज़ और जोड़ दी कि जिस व्यक्ति की बात हो रही है
उस 2 हॉबीज़ हैं उसकी, एक तो है म्यूज़िक सुनना, दूसरी है गाने गाना। मतलब म्यूज़िक सुनना भी पसंद है और गाने गाना भी पसंद है। क्या आपको भी पसंद है? अगर आपको भी गाना गाना पसंद है तो आप भी बताइएगा, या आपकी क्या हॉबी है स्टूडेंट्स वो ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और उसी वक्त इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। राइट स्टूडेंट्स, चलिए तो 2 हॉबीज़ क्या हैं? एक गाना सुनना, एक म्यूज़िक सुनना, एक गाना गाना। तो 2 एक्शंस हो रहे हैं। तो यहाँ हॉबीज़ पर ध्यान मत दो कि कितनी है, एक्शन पे ध्यान दो, वर्ब पे ध्यान दो। तो कितने एक्शन हो रहे हैं? 2, एक म्यूज़िक वाला, म्यूज़िक सुनने वाला, और एक सिंगिंग वाला। और क्या ये अपने आप में मेन क्लॉजेस हैं? जी हाँ। इन दोनों सेंटेंसेस को, वाक्यों को जोड़ा कैसे गया है? एंड शब्द से। और एंड क्या है? एक कंजंक्शन है। कौन सा कंजंक्शन है? हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। राइट, इज इट क्लियर? एंड क्या है? हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और दोनों ही सेंटेंसेस, दोनों ही क्या है? हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, और जुड़े किससे? मतलब अपने आप में कंप्लीट सेंटेंसेस हैं, वो जुड़े किससे हैं? एंड से। अब यहाँ हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर कैसे करेंगे? आइए देखते हैं। सिंपल सेंटेंस क्या है? क्लाइंबिंग अप द ट्री ही प्लग्ड सम मैंगोज। अभी तो मैंने सिंपल और कंपाउंड सेंटेंस को आपको एक ब्रीफ दिया है, ठीक है, क्योंकि पहले अच्छे से समझा चुकी हूँ पिछले वीडियो में। अब यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से क्लाइंबिंग अप द ट्री ही प्लग्ड सम मैंगोज, मतलब वो पेड़ पे चढ़ के उसने कुछ मैंगोज या आम तोड़ लिए। गर्मी के सीज़न में आम आते हैं मीठे मीठे, एकदम बढ़िया लगता है ना, राइट? तो यहाँ पर पेड़ पे चढ़ के, बचपन में सभी बच्चे जो है पेड़ पे चढ़ के आम तोड़ कर लेकर आते हैं, और वो एकदम देसी आमों का टेस्ट ही अलग होता है। यहाँ पर भी ये यही कर रहे हैं, राइट? यहाँ पर एक फाइनाइट वर्ब है। जल्दी से फाइनाइट और इनफाइनाइट को समझ लेते हैं। फाइनाइट वर्ब्स कौन सी होती हैं? और ये बहुत इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को बेटा नॉन फाइनाइट भी बोला जाता है, ठीक है? नॉन फाइनाइट भी बोला जाता है। तो अगर कोई डिफरेंस नहीं होता, इसलिए कहीं पर भी, क्योंकि कुछ बुक्स में इनफैक्ट अलग अलग बोर्ड्स होते हैं जो, तो किसी बोर्ड के अंदर इनफाइनाइट से ही पढ़ाया जाता है, और कई बोर्ड्स में नॉन फाइनाइट टॉपिक से समझाया जाता है, ठीक है? फाइनाइट वर्ब्स कौन सी होती हैं? ये वर्ब्स वो होती हैं जो सब्जेक्ट के सिंगुलर, प्लूरल और टाइम वगैरह सबका फ़र्क पड़ता है। यानी अगर मान लीजिए अगर मैं बोल रही हूँ शी इज़ अ गुड टीचर, ठीक है, शी इज़ अ गुड टीचर, तो यहाँ पर हमने इज़ जो लगाया है वो क्यों लगाया है? इज़, क्योंकि इज़ हमेशा सिंगुलर के साथ लगता है, ठीक है, एक वचन के साथ लगता है। शी है हमारा एक वचन ही है ना, एक जने की बात हो रही है, एक जने की बात हो रही है, इसलिए इज़ लगेगा। वहीं पर अगर मैं शी की जगह दे लिख दूँ, दे का मतलब है वे, मतलब प्लूरल है, बहुवचन है, एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, तब भी क्या यहाँ इज़ लगेगा? जी नहीं, तब यहाँ क्या लगेगा? दे आर। तो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा? दे आर गुड टीचर्स, ठीक है, दे आर गुड टीचर्स। यहाँ एस लग जाएगा, और ये जो ए है वो हट जाएगा उस केस में। तो यहाँ आर ये आया, यहाँ इज़ आया, किस कंडीशन पे? कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। फाइनाइट वर्ब्स ये होते हैं जिन पर सिंगुलर, प्लूरल, मतलब टेंसेस के ये सभी रूल्स लागू होते हैं। सिंगुलर है, प्लूरल है, प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है, वॉज भी आ सकता था, वर भी आ सकता था। यानी ये जो है फाइनाइट में ये सब का जो है इसका इम्पैक्ट पड़ता है, यानी इन सब के रूल्स इन पर लागू होते हैं, इन वर्ब्स पे। वहीं जब हम इनफाइनाइट या नॉन फाइनाइट वर्ब्स की बात करते हैं तो उसके ऊपर इस तरीके के रूल्स लागू नहीं होते, ठीक है? अगर मैं लिखूं शी इज़ टीचिंग, शी इज़ टीचिंग, वो पढ़ा रही है। वर्ब कौन कौन से हैं यहाँ? इज़ भी है और टीचिंग भी है, राइट? अगर मैं यहाँ लिखती शी वॉज टीचिंग, अगर मैं लिखती शी वॉज टीचिंग, तो यहाँ पे वॉज और टीचिंग, टीचिंग में कोई अंतर आया क्या? नहीं। जबकि इज़ और वॉज में अंतर आया, तो अर्थ क्या हुआ? शी इज़ टीचिंग का अर्थ है कि वो पढ़ा रही है। शी वॉज टीचिंग का मतलब क्या है? वो पढ़ा रही थी, यानी प्रेजेंट और पास्ट का डिफरेंस आ गया, है ना?
इसीलिए ये हेल्पिंग वर्ब में तो बदलाव आया, लेकिन टीचिंग, पढ़ाने वाला एक्शन जो है उसमें कोई बदलाव नहीं आया। तो ये हो गया हमारा नॉन फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट वर्ब। सिर्फ यही डिफरेंस है, राइट? इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़े। अब यहाँ पर है क्लाइंबिंग अप द ट्री ही प्लग्ड सम मैंगोज, सिंपल सेंटेंस हो गया। यहाँ पर एक्शंस दो हो रहे हैं। क्या क्या एक्शन हो रहा है? एक तो पेड़ पर चढ़ने का, दूसरा फल तोड़ने का। दो एक्शंस हुए। इसको कंपाउंड में जब बदला तो कैसे बदला? हमारा सब्जेक्ट कौन है, मतलब कौन ये काम कर रहा है? ये जो व्यक्ति है जो ये काम कर रहा है, वो व्यक्ति हमें इस ही से पता चल रहा है कि एक लड़का है। देखिए, पहले उसने, इस बच्चे ने, ये बच्चा है या बड़ा बुजुर्ग है हमें नहीं पता, लेकिन ये लड़के ने पहले क्या किया? पहले तो पेड़ पर चढ़ा था ना, सो ही क्लाइंब्ड अप। सिर्फ क्लाइंबिंग, ये जो वर्ब है ना, वर्ब, इस पर असर पड़ा है। बाकी पूरा सेंटेंस देखिए इतना असर नहीं पड़ा। देखिए, ही पहले चला गया है, ही। क्लाइंब्ड, ईडी लग गया है। क्यों, कैसे लग गया है वो आपको सिखाऊंगी अभी, लेकिन क्लाइंबिंग की जगह क्लाइंब्ड हो गया है। उसके बाद देखिए अप द ट्री, अप द ट्री सेम है। उसके बाद कॉमा जहाँ आया है वहाँ पर देखिए एंड लग गया। बेसिकली कॉमा को हटाकर एंड नहीं लगा है, ऐसा नहीं हुआ है। हुआ ये है कि कॉमा से हमको ये पता चल रहा है कि यहाँ पर ये एक नहीं, यहाँ पर दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। बेसिकली चूँकि ये हमें पता चल रहा है तो हमने उसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ ऐड किया तो एंड आ गया। और आगे का देखिए पूरा का पूरा सेंटेंस सेम है। क्या है? प्लग्ड सम मैंगोज, प्लग्ड सम मैंगोज, पूरा सिंपल है। तो एंड से लेकर मैंगोज तक तो आपको एकदम कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई होगी, एज इट इज़ आ गया। ये जो ही है, ये जो सब्जेक्ट है हमारा एकदम शुरुआत में चला जाता है, यहाँ पर भी दिक्कत नहीं आई होगी, ये भी इजी है। ये क्लाइंबिंग का क्लाइंब्ड क्यों हुआ? ये क्लाइंबिंग का क्लाइंब्ड इसलिए हुआ क्योंकि देखिए, हियर द सिंपल सेंटेंस इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस बाय चेंजिंग द पार्टिसिपियल फ्रेज। पार्टिसिपियल फ्रेज मैंने आपको सिखाया हुआ है। पार्टिसिपियल होता है जहाँ पर ईडी या ईएन लग जाते हैं, ठीक है, लास्ट में। जैसे क्लाइंब्ड लग गया, जैसे गिव का गिवन, टेकन, ईएन लग जाता है तो पार्टिसिपियल होते हैं। पार्टिसिपल से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ये मैंने सिखाया भी है आपको, राइट? Climbing up the tree into the clause he climbed up the tree. Thus, a simple sentence can be converted into a compound sentence by expanding a word or phrase into a clause and by using a coordinating conjunction to connect the clauses. ये पूरा एक्सप्लेनेशन यही है जो मैंने आपको अभी अभी समझाया पूरी तरीके से, कि किस तरीके से हम एक फाइनाइट वर्ब को है, एक फाइनाइट वर्ब को मतलब एक एक्शन को बेसिकली दो हिस्सों के अंदर किस तरीके से बांटते हैं। तो दो फाइनाइट वर्ब्स हो गए, एक क्लाइंब करने का और एक प्लग करने का, राइट? तो यहाँ पर ये एक्शन को एक सिंगल तरीके से बताया जा रहा था, क्या था? क्लाइंबिंग के हिसाब से, और एक मेन क्लॉज बताया जा रहा था। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, देखिए ईडी क्यों आया? इस केस में जहाँ दो एक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ जो दूसरे नंबर का एक्शन होता है ना, उसका जो भी फॉर्म होता है वो फर्स्ट वाले पर आ जाता है। यानी यहाँ पर प्लग्ड है, ही प्लग्ड, तो ये ईडी वाला यानी पार्टिसिपियल फ्रेज, ये जो है ये वाला फ्रेज जो है ईडी, ये इस पर ये जो टेंस है क्लाइंबिंग पर भी यही टेंस अप्लाई होगा, ठीक है? वर्ब की यही फॉर्म, यही पास्ट फॉर्म ही इस पर अप्लाई होगी, ईडी वाली, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए प्लग्ड, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? क्लाइंबिंग का क्या हो जाएगा? क्लाइंब्ड हो जाएगा। तो ही क्लाइंब्ड अप द ट्री एंड प्लग्ड सम मैंगोज। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, being ill he did not attend the party। being मैंने आपको बहुत बार समझाया है, being किसका फॉर्म होता है? बी का ही होता है ना। कौन से? इज, एम, आर, वॉज, वर, एम, ये सब सिखाए हैं या नहीं सिखाए हैं? तो यहाँ देखिए जब हमने वर्ब पढ़ा था तब भी सीखा था ना। तो देखिए बीइंग क्या हो जाएगा? पहले तो हम ये देख लेते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, और बीइंग, ये सब किसके फॉर्म्स हैं? ये सब बी के फॉर्म्स हैं, ये सब बी के फॉर्म्स हैं, ठीक है? इसका कोई कंपाउंड वगैरह पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है, पहले सिर्फ सिंपल को देखो और वो समझो। तो बीइंग के इतने सारे शब्दों में से कोई एक शब्द आएगा, तो बीइंग तो ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है ही। अब देखो आगे,
ही डिड नॉट अटेंड द पार्टी। डिड से समझ में आ रहा है कौन सी फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म। और सेकंड सेंटेंस है ये, ही हमारा क्या सबसे पहले आ जाएगा शुरुआत में ही, देखो आ गया, शुरुआत में आ गया। पास्ट फॉर्म है, सिंगुलर है, देखिए पास्ट फॉर्म यहाँ कौन कौन सी है, पास्ट फॉर्म है यहाँ वॉज, पास्ट फॉर्म है यहाँ वर। ही कितने लोग होते हैं, 10 या 12, एक ही होता है ना, तो यहाँ पर वॉज आएगा या वर, वॉज, क्योंकि ही एक जन है और एक के साथ क्या लगता है वॉज, तो क्या आ गया देखिए वॉज। ही वॉज इल, इल मतलब बीमार होना, तबीयत ठीक नहीं है। ही वॉज इल, कॉमा है मतलब यहाँ पर सेंटेंस ब्रेक हो रहा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ गया एंड, फिर आगे देखिए एज इट इज है, एंड डिडंट अटेंड द पार्टी, एंड डिडंट अटेंड द पार्टी। एज इट इज है, क्या मुश्किल था इसमें, कुछ भी मुश्किल था क्या, कुछ मुश्किल नहीं है, राइट। सिर्फ हमको ये टेंसेस वगैरह इनका ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट पर आइए, यहाँ पर भी बीइंग वाला ही है, बीइंग गिल्टी ही वेंट इनटू हाइडिंग। वेंट पास्ट में ही हो रहा है ना ये काम भी, देखिए ही शुरू में आ गया, वॉज गिल्टी एंड वेंट इनटू हाइडिंग, ही वॉज गिल्टी एंड वेंट इनटू हाइडिंग। बहुत इजी है, बहुत सरल है, कोई भी ज़्यादा इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको समझने में मुश्किल आए। फिर भी अगर डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट आ गया है हमारा रूल्स। नाउ देयर आर 9 रूल्स जिसको हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे रूल्स बेसिकली ये है स्टूडेंट्स कि जैसे मैंने आपको नाउन्स प्रोनाउंस ये जब पढ़ाए थे, तो कुछ जैसे इज़ सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, आर प्लूरल के साथ होता है, तो ये जो एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, ये इसी तरीके के कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स आपको इन सेंटेंसेस को बदलने के दौरान भी याद रखने होते हैं। दैट्स इट, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इनफैक्ट एक चार्ट है जो मैं आपको प्रोवाइड करवा सकती हूँ, बट मैं आपसे चाहूँगी कि जैसे जैसे मैं आपको सिखाती जा रही हूँ मेरे साथ साथ आप वो चार्ट बनाते जाएं। बाकी जब हम इसका लाइव सेशन लेंगे ना, उस लाइव सेशन में मैं आपको वो चार्ट प्रोवाइड करूँगी, नॉट बिफोर दैट, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप वो सीखें और बनाएं। ठीक है, वो चार्ट आप बनाते रहें एंड इट विल बी वेरी वेरी इजी, डोंट वरी एट ऑल। ठीक है, देखिए पहला रूल देखते हैं। इफ द सिंपल सेंटेंस इज स्टेटिंग दैट अ पर्सन इज डूइंग 2 थिंग्स वन आफ्टर अनदर, मतलब मान लीजिए एक सिंपल सेंटेंस है और उस सेंटेंस में एक व्यक्ति है, वो 2 काम कर रहा है कोई, ठीक है, 2 चीज़ें, जैसे हमने शुरुआत में एक पढ़ा था ना, कंपाउंड सेंटेंस एक पढ़ा था ना बेसिकली, नो नॉट कंपाउंड सेंटेंस सॉरी, एक सेंटेंस पढ़ा था ना जिसके अंदर 2 एक्शंस हो रहे थे, ही लव्स सिंगिंग एंड डांसिंग एंड सिंगिंग। मान लीजिए अगर ऐसा कोई सेंटेंस है, शी लव्स डांसिंग एंड सिंगिंग, 2 एक्शन हो गए बेटा, डांसिंग एंड सिंगिंग। शी लव्स डांसिंग एंड सिंगिंग, मान लीजिए ये 2 एक्शन हो रहे हैं। ऐसे केस में क्या होगा, और दोनों के दोनों एक के बाद एक ही हो रहे हैं, दोनों एक्शंस एक के बाद एक ही हो रहे हैं। द कंपाउंड सेंटेंस विल मेंशन द फर्स्ट थिंग बिफोर द सेकंड थिंग। कंपाउंड सेंटेंस जब हम बनाएंगे तब भी उसको भी इसी सीक्वेंस में बनाएंगे कि पहले हम डांसिंग वाले एक्शन की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम सिंगिंग वाले एक्शन की बात कर रहे हैं, उसी तरीके से बनाएंगे। एंड जॉइन देम विद अ कंजंक्शन, फिर 2 सेंटेंस जब बन जाएंगे तो उसको किस से जोड़ेंगे, कौन से कंजंक्शन से जोड़ेंगे, इस एंड शब्द से, इससे जोड़ेंगे। एंड द टेंस विल बी सेम एज ऑफ डूइंग द सेकंड थिंग। अब यहाँ देखिए, ये मत सोचेगा कि मैम ने एंड 2 बार लिखा हुआ है, नहीं, यहाँ पर तो ये बताया जा रहा है, देखिए मैंने यहाँ पर कोट्स लगाए हुए हैं, यहाँ पर तो वो एंड बताया हुआ है कि 2 सेंटेंसेस को जोड़ेंगे कैसे। ठीक है, कैसे जोड़ेंगे, इस कंजंक्शन से, ये वाला एंड से, और ये एंड इस सेंटेंस का एंड है। ठीक है, एंड द टेंस विल बी सेम एज ऑफ डूइंग द सेकंड थिंग। और टेंस जो है, जो सेकंड थिंग हम कर रहे होंगे ना, दूसरा एक्शन, उसका जो भी टेंस होगा वो हम लगा देंगे। जैसे हमने प्लग्ड वाला एग्जाम्पल देखा था, तो प्लग्ड में ईडी वाला टेंस था, तो क्लाइंबिंग में भी हमने ईडी वाला टेंस लगा दिया था। कौन सा होता है ईडी वाला टेंस, सिखाया है ना आपको, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एग्जाम्पल देखिए, कमिंग होम शी हैड लंच, मतलब घर आके उसने भोजन किया, खाना खाया था, दोपहर का लंच जो था दोपहर का खाना ही होता है ना। हैड,
ठीक है, शी हैड लंच। तो ये देखिए कमिंग होम ये पास्ट फॉर्म हो गई है हैड। देखिए शी है, सबसे पहले आ गया शी, फिर एक्शन क्या हो रहा है कमिंग, कमिंग के साथ कौन सा लग जाएगा, पास्ट फॉर्म ही लगेगा। शी केम होम, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, शी केम होम लग गया, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, केम होम एंड हैड लंच, एंड लग गया। पहले क्या एक्शन है, दो एक्शन क्या है, पहले तो वो घर आई, पहले तो घर आई और फिर उसने खाना खाया, ये दो एक्शन है ना। तो ये शी स्टार्टिंग में चला गया तो क्या हुआ, शी केम होम एक एक्शन हो गया, एंड हैड लंच दूसरा एक्शन हो गया। आया समझ में? ये हैड जो है ये डिसाइड करेगा कि पहले वाले एक्शन का क्या फॉर्म होना चाहिए। तो अगर पास्ट फॉर्म है तो पास्ट फॉर्म हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी फॉर्म है तो आईएनजी फॉर्म हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है? नेक्स्ट रूल पर आ जाते हैं। इफ द सिंपल सेंटेंस हैज बिसाइड्स बीइंग, मतलब अगर सिंपल सेंटेंस में ये दो शब्द आ रहे हैं, द कंपाउंड सेंटेंस विल यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो। बन रहा है यहाँ पर चार्ट, देखिए ये एक चार्ट कैसे बना, इस तरीके से सिखा रही हूँ आपको। यहाँ पर सिंपल है, यहाँ पे कंपाउंड है। तो यहाँ पर अगर आ गया है बिसाइड्स बीइंग, तो यहाँ क्या आएगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली, और ये डॉट डॉट डॉट्स लगाना नहीं भूलना है। डॉट डॉट डॉट्स का मतलब होता है कि बीच में जो सेंटेंस आता है वो है डॉट डॉट डॉट्स का मतलब, बट ऑल्सो। ठीक है, आया समझ में? इस तरह से चार्ट बनता जाएगा। लेकिन चूंकि 9 रूल्स हैं, 9 के 9 रूल्स एग्जैक्ट इस तरीके से नहीं है कि एक की जगह दूसरी चीज़ आ गई। स्पेशली हमने जैसे फर्स्ट फॉर्म में अभी देखा, तो ये चार्ट सबके लिए नहीं बनेगा, हर रूल के लिए नहीं बनता। तो जिस जिसके लिए बन रहा है वहाँ पर आप ये ऐसे बनाते जाएंगे। बता दिया है मैम ने। अब आपको जब भी मैं ये प्रोवाइड कराऊंगी, मैं इस वीडियो के साथ भी प्रोवाइड करवा सकती थी, अगला वीडियो के साथ भी प्रोवाइड करवा सकती थी, बट नो, मैं आपको ये प्रोवाइड करवाऊंगी लाइव सेशन जब हमारा इसका होगा तभी प्रोवाइड कराऊंगी। और ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, इसका लाइव सेशन जो हमारा होगा तो ये ज़रूर से ज़रूर चार्ट जो है आप देखिएगा, राइट? और मेरे साथ साथ वीडियो में आपने जो चार्ट बनाया उससे मैच भी कीजिएगा, तब आपको समझ, यही तो प्रैक्टिस होती है ग्रामर की, राइट? अब देखिए एग्जाम्पल, बिसाइड्स बीइंग ब्यूटिफुल द गर्ल इज इंटेलिजेंट, यानी इस लड़की की, ये जो लड़की की बात हो रही है उसमें दो खासियतें हैं। एक खासियत तो क्या है, वो खूबसूरत है, दिखने में बहुत अच्छी है। दूसरी है वो बहुत इंटेलिजेंट है, मतलब सिर्फ दिखने में ही अच्छी नहीं है, दिमाग भी है उसके पास और इंटेलिजेंट भी है। दो खासियतें हो गई। यहाँ पर बिसाइड्स बीइंग आ रहा है तो क्या आ रहा है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब बिसाइड्स बीइंग ब्यूटीफुल द गर्ल, तो लड़की किसके बारे में बात हो रही है, जैसे उसमें ही और शी के बारे में बात हो रही थी, और ही और शी शुरुआत में पहुंच जाते थे, यहाँ हमारी द गर्ल भी शुरुआत में पहुंच जाएगी, पहुंची। द गर्ल इज इंटेलिजेंट है, मतलब प्रेजेंट फॉर्म है इज, तो यस, सो यहाँ पर भी प्रेजेंट फॉर्म ही आएगी। द गर्ल इज, यहाँ तक आया, नॉट ओनली ब्यूटिफुल बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। क्या ये मुश्किल था क्या? बिल्कुल भी नहीं। द गर्ल इज, बिसाइड बीइंग ब्यूटिफुल की बजाय नॉट ओनली ब्यूटिफुल बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। गेम की तरह है बेटा, बिल्कुल मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। क्लियर है? आया समझ में? आगे बढ़े। देखिए, बिसाइड्स बीइंग अ ब्रिलियंट स्टूडेंट शी इज़ अ गुड सिंगर। मतलब, अच्छा बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? बिसाइड्स का मतलब होता है अलावा, या एक्चुअली इसके अलावा, मतलब ये सारी चीज़ें तो मेरे पास हैं, इसके अलावा, मतलब बिसाइड्स मतलब इसके अलावा, राइट? तो ब्रिलियंट स्टूडेंट होने के अलावा वो एक बहुत अच्छी सिंगर भी है, बहुत अच्छा गाती भी है। ठीक है भाई, इसमें तो बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं भाई, है ना? तो यहाँ देखिए, अब ब्रिलियंट स्टूडेंट शी, वापस शी की बात हो रही है, तो फिर से शी इज़ नॉट ओनली, बिसाइड्स बीइंग की जगह क्या आ गया, नॉट ओनली अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, शी इज़ हमारा पहले ही जा चुका है, बट ऑल्सो अ गुड सिंगर, हमारा शी इज ऑलरेडी जा चुका है आगे, तो यहाँ से हट जाएगा ना, दैट्स इट। बट ऑल्सो अ गुड सिंगर, अ गुड सिंगर, बट ऑल्सो अ गुड सिंगर। क्लियर है? इजी था? मुश्किल लग रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा, क्योंकि है भी नहीं। आगे बढ़े।
रूल नंबर 3, इफ द सिंपल सेंटेंस हैज़ इन स्पाइट ऑफ, अगेन सेम चार्ट बनेगा। उस सिंपल सेंटेंस में क्या लिखेंगे, इन स्पाइट ऑफ, द कंपाउंड सेंटेंस विल यूज द बट, तो कौन सा कंजंक्शन लगेगा, बट। तो यानी यहाँ पर क्या है कि इन स्पाइट ऑफ की जगह बस बट लग जाएगा। एक छोटी सी चीज़ इसमें और है, यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के थ्रू तो मैं आपको बता ही दूंगी, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे इन स्पाइट ऑफ हिज पोवर्टी, पहले एग्जाम्पल्स के थ्रू ही हम इसको समझते हैं, राइट। इन स्पाइट ऑफ हिज पोवर्टी द पोस्टमैन नेवर शर्क्स हिज ड्यूटी। शर्क का मतलब होता है भागना, तो भागना ये नहीं रन वाला भागना नहीं, मतलब किसी चीज़ से भागना, यानी ये इतना गरीब है लेकिन फिर भी अपने काम से, अपने कर्तव्य से कभी पीछा नहीं छुड़ाकर भागता या जान छुड़ा के नहीं भागता, वो वाला वो भागना है यहाँ पे शर्क का मतलब, राइट। तो यहाँ पर ये जो पोवर्टी है स्टूडेंट्स, ये क्या है, एक स्टेट है, यानी स्टेट है का मतलब क्या है, स्टेट का मतलब राज्य नहीं, स्टेट का मतलब यहाँ पर है कंडीशन, एक इसकी कंडीशन है, किसकी, पोस्टमैन की, राइट। हिंदी में अगर मैं कहूँ तो पोवर्टी क्या होती है, गरीबी, गरीबी, और पुअर का मतलब क्या होता है, गरीब, तो गरीब व्यक्ति की गरीबी, राइट। तो ये जो स्टेट है, एक व्यक्ति कैसा है, गरीब है, और इसी वजह से उसके इर्द गिर्द पोवर्टी यानी गरीबी छाई हुई है। यही आपको एक ये तब्दीली भी सीखने की ज़रूरत है। कैसे, देखिए यहाँ देखिए, द पोस्टमैन इज पुअर, मतलब पोस्टमैन की कंडीशन बतानी है आपको कि उसकी क्या कंडीशन है। तो पोवर्टी तो जो गरीबी है, तो पोस्टमैन कैसा है यहाँ पर, ही इज़ अ पुअर मैन, पोस्टमैन एक गरीब व्यक्ति है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, द पोस्टमैन इज़ पुअर, ये उसकी एक चीज़ हमने बताई, ये एक काम है उसका। दूसरा क्या काम है उसका, कि वो अपनी ड्यूटी से कभी भी पीछा नहीं छुड़ाता है, अपनी ड्यूटी हमेशा अच्छे से निभाएगा। किस कंजंक्शन से जोड़ेंगे हम इसको, बट से, बट से जोड़ा, ही नेवर शर्क्स हिज ड्यूटी, एज इट इज़ आ जाएगा, एज इट इज़। यहाँ हमने ही लगाया है, क्यों लगाया है ही, क्योंकि यहाँ पर जब हमने ये नाउन जब हम यहाँ ले गए हैं, इसको एड्रेस करने के लिए हमको ये ही लगाना पड़ेगा। द पोस्टमैन इज पुअर बट ही नेवर श्रक्स हिज ड्यूटी। सब्जेक्ट तो चाहिए ही ना हमको, अगर हम यहाँ पर ये ही नहीं लगाएंगे बेटा तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं रहेगा, और सब्जेक्ट अगर नहीं रहेगा तो कंपाउंड सेंटेंसेस की जो एक कंडीशन होती है वो पूर्ति कैसे होगी। क्या कंडीशन होती है कंपाउंड सेंटेंसेस की, कि एक सेंटेंस में दो मेन क्लॉज होते हैं, और मेन क्लॉज चाहे एक हो चाहे दो मेन क्लॉजेज हों, हर क्लॉज का अपना खुद का सब्जेक्ट होता है, अपना खुद का एक एक्शन होता है, वर्ब होता है, सब्जेक्ट और वर्ब होता है। तो यहाँ पर ये दो मेन क्लॉजेज हैं, पोस्टमैन इज और यहाँ ही एंड शर्क्स, हो गया, कंडीशन पूरी हुई है। ये जो एक शर्त है मेन क्लॉजेस की पूरी हुई, और मेन क्लॉजेस की शर्त पूरी होते ही कंपाउंड सेंटेंसेस की भी शर्त पूरी हो जाती है। नाउ इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स कि एक जो जैसे गुड और गुडनेस, तो गुडनेस क्या है, गुड क्या होता है, क्वालिटी, गुड क्या है बेटा, क्वालिटी, और गुडनेस क्या है, गुडनेस गुड का एक नाउन फॉर्म है कि नहीं है। ये तब्दीलियाँ, क्वालिटी से नाउन की तब्दीलियाँ सीखने की ज़रूरत है, और ये सिर्फ ये अपने आप नहीं, ये जैसे वर्ब की फॉर्म्स को याद ही किया जाता है ना, देयर इज़ नो फॉर्मूला, वैसे ही इसको भी याद ही किया जाता है, देयर इज़ नो फॉर्मूला। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है, आगे बढ़ें। Now rule number 4, if the simple sentence tells that a person must do something to achieve a certain thing, the compound sentence will follow this structure. Person must do or otherwise the person will not. यानी अगर एक सिंपल सेंटेंस में हम किसी से कुछ मान लीजिए आप अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए हम किसी से कुछ कह रहे हैं, मतलब जैसे मैं आपको कहती रहती हूँ बेटा मार्क्स अच्छे स्कोर करने हैं ना तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। अगर इस तरीके की कोई मैं बात आपसे कह रही हूँ, सिंपल सेंटेंस में अगर इस तरीके की कोई बात कही जा रही है, वही सिंपल सेंटेंस जब कंपाउंड सेंटेंस में बनेगा तो क्या स्ट्रक्चर फॉलो होगा, ये वाला,
कि द पर्सन मस्ट डू दैट थिंग अदरवाइज द पर्सन विल नॉट बी, मतलब मैं अगर आपको सिंपल सेंटेंस में बोल रही हूँ कि बेटा ज़रूर से ज़रूर पढ़ाई कीजिए अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, तो ये हो गया सिंपल सेंटेंस। इसे कंपाउंड सेंटेंस में बनाऊँ तो कैसे बनाऊँगी, बेटा अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए ज़रूर से ज़रूर पढ़िए वरना आप फेल हो जाएंगे। वरना क्या होगा, आप फेल हो जाएंगे या आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, वरना आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, है ना। ये बताना होता है कंपाउंड में। यहाँ देखिए, मतलब जब ये वाले इस रूल की बात मैं बता रही हूँ तो देखिए, यू मस्ट स्टडी हार्ड टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम। आपको दो एक्शंस क्या हो गए यहाँ पर, यू मस्ट स्टडी हार्ड, आपको पढ़ना ही होगा। रिजल्ट क्या हो गया, ये एक्शन हो गया। रिजल्ट क्या है, टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम। तो यहाँ ये एक एक्शन है, इसको इसी तरीके से समझिए, नो टेक्निकलिटीज, ठीक है। ये एक्शन हो गया, ठीक है, ये एक्शन हो गया। गेट गुड मार्क्स क्या हो गया, गुड मार्क्स हो गया रिजल्ट। हर सेंटेंस में एक्शन और रिजल्ट ही देखेंगे हम इस तरीके के सेंटेंस में कि अगर कुछ कहा जा रहा है तो क्या करने के लिए कहा जा रहा है, एक्शन क्या करने के लिए कहा जा रहा है, अच्छे से मेहनती पढ़ाई करने के लिए कहा जा रहा है ना। ताकि क्यों करने के लिए कहा जा रहा है वो एक्शन, ताकि ये रिजल्ट निकले। क्या रिजल्ट, अच्छे मार्क्स का रिजल्ट निकले एग्जाम में। यानी अगर ये एक्शन नहीं किया तो ये रिजल्ट नहीं आएगा। आई समझ में ये बात। तो देखिए, यू मस्ट स्टडी हार्ड, सेम टू सेम है, यू मस्ट स्टडी हार्ड और या अदरवाइज कॉमा, you will not get good marks in the exam. Get good marks in the exam तो आ गया as it is, you will not get क्यों आएगा, the person will not। तो यहाँ पर the person जो है वो you ही कहलाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारा सब्जेक्ट you ही था, ठीक है। यहाँ पर you, और दूसरा ऐसा नहीं कि यहाँ you था, यहाँ पर मान लीजिए अगर मैं sheep बोलती, हिंदी में बोलती हूँ, उसे पढ़ना ही चाहिए वरना उसके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। उसको पढ़ना, मेहनत करनी ही होगी। मान लीजिए यू की जगह शी का इस्तेमाल किया, शी मस्ट स्टडी हार्ड, शी मस्ट स्टडी हार्ड, और या फिर अदरवाइज भी लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, or otherwise she will not get good marks in the exam. Good marks in the exams, ऐसे ही होगा ना। She must study hard or otherwise she will not get good marks. She clear है। चलिए अब यहाँ एक तुरंत एक चीज़ और समझ लेते हैं। ये जो लिखा है ना, the person must do, ये क्यों लिखा है ये पर्सन, ये पर्सन कौन है। हमें यहाँ पर भी द पर्सन नहीं लिखना है, यहाँ पर ये पर्सन है जिसके बारे में बात हो रही है। जैसे इस सेंटेंस में ये पर्सन कौन है, यू, चाहे ये वाला पर्सन हो या ये वाला पर्सन हो। इस सेंटेंस में ये पर्सन है यू, चाहे ये यू हो, मतलब ये पर्सन ये यू है, ये वाला पर्सन ये यू है। अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था उसमें ये पर्सन कौन है, शी, ठीक है, शी वाला ही एग्जाम्पल दिया था ना, तो वहाँ शी है। अगर ही लिखा होता या कोई भी नाउन होता या प्रोनाउन होता तो वही ये पर्सन, नाउन या प्रोनाउन, वही है ये पर्सन। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है, समझ में आया। आगे बढ़े। नेक्स्ट रूल है, इफ द सिंपल सेंटेंस डिक्टेट्स दैट अ पर्सन मस्ट डू समथिंग टू एस्केप और अवॉइड अ सर्टेन थिंग। यानी अगर आपको किसी सिंपल सेंटेंस में कोई सुझाव दिया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि आपको कोई ऐसा काम करना ही करना चाहिए कि आप किसी परिस्थिति से बच सको, ठीक है। जैसे मान लीजिए मम्मी जब सर्दियाँ आ जाती तो मम्मी बोलती ना, अरे स्वेटर ओढ़ ले ताकि ज़ुकाम ना लग जाए। तो मतलब ज़ुकाम से बचने के लिए, ठंड लगने के से बचने के लिए आपको कुछ बात कही जा रही
है ना। इस तरीके का ये सुझाव दिया जा रहा है, या सिर्फ सुझाव नहीं, कोई भी बात कही जा रही है कि आप किसी चीज़ से बच सको, किसी सिचुएशन को से बच सको, उसके लिए कही जा रही है। तो कंपाउंड सेंटेंस में क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस विल फॉलो वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स, इन दोनों में से कोई एक स्ट्रक्चर फॉलो होगा कंपाउंड सेंटेंस में। कैसे, देखिए, या तो क्या कहा जाएगा, पर्सन मस्ट डू, मतलब या तो उस इंसान को वो ऐसा कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज पर्सन विल, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब व्यक्ति को ऐसा कोई काम करना ही होगा, वरना मतलब स्वेटर पहनना ही होगा, वरना उसे ठंड लग जाएगी, ठीक है। या फिर पर्सन मस्ट डू अदरवाइज द पर्सन विल, बी प्लस वर्ब्स पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इसके अंदर सेम ही सेंटेंस स्ट्रक्चर है, डिफरेंस कहाँ आया है, यूसेज ऑफ वर्ब में। देखिए यहाँ पर विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, या सिंपल फॉर्म मान लीजिए, और यहाँ पर अदरवाइज द पर्सन विल प्लस, और यहाँ पर आया है बी फॉर्म। बी फॉर्म क्या होता है, इज, एम, आर। यहाँ से बताती हूँ मैं, बी प्लस, बी मैंने आपको फॉर्म बताई, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, एम, राइट। बी प्लस वर्ब्स पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगी। अभी इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे तो समझ में आएगा। देखिए कैसे, यू मस्ट स्टडी हार्ड टू एस्केप फेलियर इन द एग्जाम, मतलब फेल होने से बचने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो किससे बचना है आपको, फेल होने से या कम मार्क्स आने से। तो यहाँ क्या है, यू मस्ट स्टडी हार्ड। देखिए पर्सन मस्ट डू, वो व्यक्ति को वो काम तो करना ही पड़ेगा। तो देखिए यू मस्ट स्टडी हार्ड, फिर वापस स्ट्रक्चर में ये था और या अदरवाइज, और या अदरवाइज यू विल फेल द एग्जाम, यू विल फेल द एग्जाम। तो यू विल है, उसके साथ प्लस ऐड करा हुआ था ना, प्लस ऐड किया हुआ था, यू विल फेल द एग्जाम। फेल जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, सो यू विल फेल द एग्जाम, तुम एग्जाम में फेल हो जाओगे। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही मस्ट रन फास्ट टू अवॉइड लूजिंग इन द रेस। अगर उसको रेस में जीतना है, मतलब अगर नहीं हारना है तो उसे तेज़ दौड़ना पड़ेगा। अगर उसे ये रेस हारनी नहीं है तो उसे तेज़ दौड़ना पड़ेगा। सो ही मस्ट रन फास्ट अदरवाइज ही विल लूज द रेस, ही विल लूज द रेस। राइट स्टूडेंट्स, क्या आपको ये समझ में आया, इज इट क्लियर? सारे स्ट्रक्चर्स आपके सामने। अब ये वाला जो रूल था, रूल नंबर 5 या रूल नंबर 4 भी था, वो आपको उस चार्ट में नहीं बन सकता है, राइट। इसीलिए सब रूल्स के चार्ट नहीं बन सकते बेटा। नेक्स्ट रूल पर हम आ जाते हैं। इफ द सिंपल सेंटेंस स्टेट्स एनी कॉज ऑफ अ पर्सन डूइंग समथिंग, द कंपाउंड सेंटेंस विल फर्स्ट स्टेट द कॉज। मतलब अगर किसी सिंपल सेंटेंस में कोई कॉज या कोई पर्सन, मतलब कोई इंसान जब कोई काम कर रहा है, वो काम करने का कारण जब बताया जा रहा है कि क्यों वो कोई काम कर रहा है, क्यों कोई काम कर रहा है, क्या कारण है उस काम का, तो कंपाउंड सेंटेंस जब बनेंगे तो कंपाउंड सेंटेंस में 2 क्लॉजेज आते हैं ना। तो जो पहला क्लॉज आएगा वो पहले क्या बताएगा, पहले उस कारण के बारे में बताएगा कि उससे वो क्या कारण है जिसकी वजह से वो व्यक्ति काम कर रहा है, तो पहले कारण को बताएगा। देन जॉइन द रिजल्ट और आउटकम विद अ कंजंक्शन एंड, फिर एंड शब्द को ऐड करेगा और दूसरा सेंटेंस कौन सा बनाएगा कि वो क्या काम कर रहा था। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं। बीइंग गिल्टी ही रैन अवे, मतलब गिल्टी का मतलब क्या होता है कि आपको किसी चीज़ का जब मलाल होता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा है, किसी चीज़ का बहुत मलाल सा हो रहा है और मुझे लग रहा है कि मेरे से ये गलती हो गई है, तो मैं गिल्टी हूँ, एक किस्म से अपराधी हूँ और अफसोस हो रहा है उसका, तो खुद की गलती है इसलिए वो भाग गया। तो उसके भागना एक्शन क्या है, भाग गया। यहां समझिए एक्शन क्या है बेटा, भाग जाना। और क्यों भाग गया, कारण क्या है, कारण क्या इंग्लिश में कॉज बोलते हैं ना कारण को, कारण, कारण क्या है उसका, कॉज क्या है, बिकॉज कॉज क्या है, गिल्टी है, क्योंकि उसकी गलती है, तो उसकी गलती थी तो वो भाग गया। तो जब हम कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे तो पहले हम कॉज को एक्सप्लेन करेंगे। सेम यही हमने जो शुरू में एग्जाम्पल्स जो बताए थे ना, उसमें यही है कि देखिए ये जो ही है शुरू में चला गया, ही शुरू में चला गया,
ही रैन अवे है तो रैन का क्या है, पास्ट फॉर्म हो जाता है ना, तो पास्ट फॉर्म, ये मैंने आपको जो पहले एग्जाम्पल समझाया था वही एग्जाम्पल है। रैन है तो कौन सा फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, तो बीइंग इज एम आर आ जाता है, वॉज वर, तो वॉज आ जाएगा क्योंकि रैन है, पास्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर भी वॉज आएगा। वर क्यों नहीं आया, क्योंकि ही सिंगुलर है। ही वॉज गिल्टी, पहले कॉज बताया, ही वॉज गिल्टी एंड ही रैन अवे। आगे देखो सेम टू सेम है, सिर्फ एंड को लगाना था, बस इतना ही था। क्लियर है, समझ में आया, आगे बढ़े। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 7 क्या है, इफ द सिंपल सेंटेंस हैज फॉर, मतलब अगर फॉर शब्द है उसमें, हैविंग द रिजल्ट बिफोर इट एंड कॉज आफ्टर इट, यानी अगर एक सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस जिसमें फॉर शब्द आया है और उसमें जो रिजल्ट है ना, मतलब जो भी एक्शन हो रहा है उस, अभी तो रिजल्ट और कॉज मैंने जो बताया तो उस सेंटेंस में कॉज पहले था, देखिए यहाँ देखिए कॉज पहले है और ये रिजल्ट बाद में है। अभी हम एक ऐसे सेंटेंस की बात कर रहे हैं कि जहाँ रिजल्ट पहले आ रहा है, कॉज बाद में आ रहा है, ठीक है, रिजल्ट पहले आ रहा है और कॉज बाद में आ रहा है। द कंपाउंड सेंटेंस विल कंटेन द कंजंक्शन सो, मतलब फॉर की जगह सो आ जाएगा, सो या देयरफॉर, हैविंग द कॉज बिफोर इट एंड द रिजल्ट आफ्टर इट। यानी कंपाउंड सेंटेंस जब आप बना रहे हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिंपल सेंटेंस में पहले कॉज की बात हुई है या पहले रिजल्ट की बात हुई है। जब कंपाउंड सेंटेंस बना रहे हैं तब हम हमेशा कॉज की बात पहले करेंगे, रिजल्ट की बात बाद में ही करेंगे। देखिए यहाँ पर भी कंपाउंड सेंटेंस में हमने कॉज पहले बताया है, एक्शन या रिजल्ट जो है वो बाद में बताया है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं। द बॉस प्रेज्ड हिम फॉर हिज हार्ड वर्क, यानी बॉस ने उसके हार्ड वर्क के लिए, उसकी मेहनत के लिए उसकी बहुत तारीफ करी। ठीक है, ही वर्कड हार्ड, अब यहाँ पर क्या है, ये क्या था, कारण, तारीफ, एक्शन क्या हुआ या रिजल्ट क्या था, एक्शन मान लीजिए या रिजल्ट मान लीजिए। ठीक है, एक्शन से आप ना ज़्यादा अच्छे से भी समझ पाएंगे, एक्शन मान लो या रिजल्ट मान लो। तो रिजल्ट क्या था, बॉस की तारीफ करना रिजल्ट हुआ, और ये किस चीज़ का रिजल्ट था, उसकी मेहनत करने का। तो मतलब मेहनत क्या है, कारण बन गया ना। तो भले ही सिंपल सेंटेंस में भले ही कारण बाद में आया है और एक्शन या रिजल्ट पहले आ गया है। देखिए कंपाउंड में क्या है, ही वर्कड हार्ड, सो यहाँ फॉर था, फॉर की जगह देखिए सौ नहीं सो, तो यहाँ पर फॉर की जगह क्या आ गया, सो द बॉस प्रेज्ड हिम, the boss praised him, easy है, he worked hard, so the boss praised him, simple। next देखिए, he worked hard and therefore the boss praised him, therefore भी लगा सकते हैं, right? in the above sentence the result is the praise of the boss and the cause is his, a person's hard work। easy है students, clear है, आगे बढ़े। नेक्स्ट इज, अगर अभी तक कोई डाउट भी आया है स्टूडेंट्स तो मेक श्योर कमेंट्स में पूछ लीजिए, अदरवाइज ये वैसे बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। ठीक है, देखिए, इफ द सिंपल सेंटेंस हैज टू हैविंग द रिजल्ट या आउटकम बिफोर इट एंड द कॉज और रीजन आफ्टर इट, द कंपाउंड सेंटेंस विल हैव द कंजंक्शन एंड ऑल अदर थिंग्स बीइंग द सेम। यानी इसका क्या मतलब है, पहले वाले सेंटेंस में पहले वाला जो रूल था उसके अंदर टू की जगह फॉर था, और जो रिज़ल्ट देखिए यहाँ पर इसको कंपेयर करके बताती हूँ कि ये जो हमारा रिज़ल्ट है इस फॉर के पहले, रिज़ल्ट कब है, फॉर के कॉज कहाँ पर है, ये है कारण, तो हार्ड वर्क है कॉज। ठीक है, और रिज़ल्ट क्या है, बॉस का प्रेज, तो ये रिज़ल्ट फॉर के पहले है और कारण फॉर के बाद है। यहाँ नेक्स्ट में टू से पहले या बाद में की बात हो रही है, टू से पहले या बाद में की बात हो रही है, तो टू से पहले रिजल्ट अगर है, टू से पहले रिजल्ट आ गया है और जो कॉज है वो टू शब्द है उसके बाद में है, तो कंपाउंड सेंटेंस में क्या होगा, वहाँ पर कंजंक्शन क्या इस्तेमाल होगा, एंड। पिछले रूल में क्या इस्तेमाल होता, सो, यहाँ क्या इस्तेमाल होगा, एंड। बाकी सभी की सभी चीज़ें सेम रहेंगी। कैसे सेम रहेंगी, शी केम हियर, ये एक एक्शन है, टू मीट हिम, टू मीट मी, मिलने के लिए। ठीक है, तो ये क्यों आई थी, ये कॉज है, कारण है, क्यों आई थी यहाँ पर, मिलने के लिए, ये रिजल्ट है। तो देखिए, शी केम हियर एंड मेट मी, शी केम हियर एंड मेट मी, मेट क्यों आया,
क्योंकि यहाँ पर जो केम है इट्स द पास्ट फॉर्म। समझ में आया स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर? आगे बढ़े और यहाँ आ गए हम हमारे लास्ट रूल पर। अब हम आ गए रूल नंबर 9 पे। ये स्टूडेंट्स रूल तो बिल्कुल इजी है, लेकिन कई बार इस्तेमाल करने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम इसका ये स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इसलिए स्ट्रक्चर को बाद में पढ़ेंगे। पहले खुद ये समझेंगे कि किस तरीके से हमारा जो ये रूल है अप्लाई किस तरीके से होता है ना। तो हमें क्या समझना है कि जब भी सिंपल सेंटेंस के अंदर किसी भी काम के बारे में बात की जा रही हो, मान लो कि यहाँ पर जैसे इवेंट में अगर लेट हो गए तो तुम्हें इवेंट में जाना अलाउ नहीं किया जाएगा। क्या है? इन द इवेंट ऑफ बीइंग लेट, अगर तुम इवेंट में पहुंचने, इस परिस्थिति में अगर तुम लेट हो गए हो, देरी से अगर पहुंचे हो, यू विल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग। तुम्हें मीटिंग में पार्टिसिपेट करने की परमिशन फिर नहीं होगी, राइट? कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे होगा? यू मस्ट नॉट बी लेट। मतलब अगर यहां पर जो ये है इन द इवेंट ऑफ बीइंग, मतलब इन द इवेंट ऑफ बीइंग का अर्थ होता है कि यदि इस परिस्थिति में, ठीक है, तो इन द इवेंट ऑफ बीइंग अगर आया है तो उसकी जगह हम क्या आ जाएगा कंपाउंड स्ट्रक्चर का, कि पर्सन को वो काम, जो जिस भी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, उस व्यक्ति को वो काम करना ही नहीं है जिसके कारण वो लेट हो जाए। यहां पर इन द इवेंट ऑफ बीइंग लेट, यहां पर सिर्फ बीइंग तक ही है कि इस परिस्थिति में, और यहां इस एग्जाम्पल में परिस्थिति को क्या एक्सप्लेन किया गया है? देर या लेट होने वाली परिस्थिति। तो इन द इवेंट ऑफ बीइंग लेट, इसको हम पहले कंपाउंड में हमने कैसे तब्दील किया है? सबसे पहले हमने देखा है यू मस्ट नॉट बी लेट। सबसे पहले ये कि अगर तुम लेट हो गए तो इसका क्या लिखना है? तुम्हें लेट होना ही नहीं है, मतलब वो परिस्थिति में आने ही नहीं देना है खुद को, तुम्हें लेट होना ही नहीं है। उसके बाद क्या ऐड होगा? और या अदरवाइज में से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। देखिए, और या अदरवाइज हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ ये एडजेक्टिव क्या है? अब देखिए, जब हम ये स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो जब एडजेक्टिव, नाउन, ये सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच के जब नाम आ जाते हैं ना, तब कई बार हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि यहाँ कौन सा वाला होगा एडजेक्टिव, यहाँ क्या नाउन होगा। कई बार ऐसी कंफ्यूजन होती है। इस कंफ्यूजन को दूर हटाने के लिए इजी ये है कि यहाँ पर परिस्थिति क्या है, किस परिस्थिति की बात हो रही है? लेट। इस परिस्थिति की बात हो रही है तो सीधा सिंपल ये जो लेट है ना, ये एडजेक्टिव ही है। तो ये ही ध्यान रखिए कि लेट, राइट? और या अदरवाइज, वो व्यक्ति, द पर्सन विल नॉट बी, द पर्सन, अगेन यहाँ पर पर्सन कौन है? यू है। तो क्या होगा इस पर्सन के साथ? तुम्हें लेट, किसी भी हालत में तुम्हें लेट नहीं होना है, वरना क्या होगा? तुम्हें मीटिंग अटेंड नहीं करने दी जाएगी। सीधी सी बात है, यू विल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग, एज इट इज है। यू विल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग एज इट इज, राइट? तो ये शुरू का स्ट्रक्चर थोड़ा सा यहाँ पर जो आपको समझना है, बस उसको थोड़ा सा समझना है, अंडरस्टैंड करना है, रेस्ट इज एब्सोल्युटली फाइन, राइट? यहाँ पर जो ये लेट है दैट इज ओनली एडजेक्टिव, और ये कैसे अंडरस्टैंड करोगे, कि आइडेंटिफाई करोगे एडजेक्टिव? सिर्फ इतना कह देना कि एडजेक्टिव ढूंढ लेना शायद काफ़ी नहीं होगा। ये आपको ये देखना है कि ये जो स्टेट है, यानी जिस भी परिस्थिति में वो व्यक्ति है, तो किस परिस्थिति में, यहाँ लेट होने वाली परिस्थिति है उसकी। मान लीजिए जल्दी करने वाली परिस्थिति होती तो वो शब्द होता, मान लीजिए फास्ट या हरी, तो क्या कौन सा एडजेक्टिव क्या हो जाता? हरी। और स्ट्रक्चर क्या है? यहाँ पर एडजेक्टिव ही आता है बेटा, ये फिक्स स्ट्रक्चर है। ऐसा नहीं कि कुछ केसेस में स्ट्रक्चर हो जाए, कुछ केसेस में एडजेक्टिव हो जाएगा, कुछ केसेस में वर्ब हो जाएगा, कुछ में नाउन हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, एडजेक्टिव ही रहेगा। इजी है, सिंपल है, समझ में आया? अब आगे बढ़ें, और आगे बढ़ के हमारी आ गई हैं एक्सरसाइजेस। और पहला एक्सरसाइज देखिए, हमारा सिंपल को हमें कंपाउंड सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है, दैट्स इट। तो देखिए, पहला है सिंपल सेंटेंस क्या है? गोइंग टू द वार्सिटी शी विल डू द क्लास। ठीक है, तो ये किस तरीके से ये होगा? गोइंग टू द वार्सिटी, ये वार्सिटी क्या है? यूनिवर्सिटी बेसिकली। सो सिंपल सेंटेंस हो गया, गोइंग टू द वर्सिटी शी विल डू द क्लास। और वर्सिटी जैसे बताया यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी जाएगी तो पहला एक्शन क्या है? यूनिवर्सिटी जाएगी, और फिर वो क्लास अटेंड करेगी या क्लास में जाएगी। क्या हो जाएगा? शी विल गो टू द वर्सिटी
विल है तो विल ही आएगा, यहाँ पे सेम ही रहता है ये टेंस. शी विल गो टू द यूनिवर्सिटी एंड विल डू द क्लास. इज इट क्लियर? दो एक्शंस हो गए, पहला एक्शन यहाँ आ गया, दूसरे एक्शन के बारे में हमने यहाँ बात कर ली है स्टूडेंट्स. इज इट ईजी? वेरी ईजी. शी हमारा सबसे पहले चला गया है, विल यहाँ पर आ गया है क्योंकि टेंस सेम ही रहेगा. जो सेकेंड एक्शन के साथ जो टेंस इस्तेमाल होता है वही टेंस इस्तेमाल हमें थ्रू आउट करना होता है कंपाउंड में. राइट नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज सिंपल सेंटेंस है बिसाइड्स बीइंग अ गुड राइटर. बिसाइड्स आ चुका है. बिसाइड्स बीइंग क्या आता है इसकी जगह? ही इज एन आउटस्टैंडिंग लेक्चरर. मतलब ये बहुत बढ़िया गुड अच्छे राइटर भी हैं, बहुत बढ़िया, और एक शानदार लेक्चरर भी हैं. तो क्या आएगा? नॉट ओनली जैसा कुछ है क्या? He is not only a good writer but also an outstanding lecturer. Is it easy? देखिए, he is not only a good writer. He is starting हो गई. Not only a good writer but also an outstanding lecturer. Clear है? Easy है? आगे बढ़े. Next is in spite of his illness. In spite of है. He sat for the exam. He sat for the exam. कंपाउंड क्या बनेगा? He was ill. Illness है ill. In spite of मतलब ये illness क्या हो गई? Goodness बताया था ना अभी आपको, good और goodness क्या हो गया यहाँ पर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि एक परिस्थिति है, एक स्टेट है और एक वो खुद बीमार है. राइट तो देखिए he was ill but he sat for the exam. बीमार हो था फिर भी, मतलब बीमार होने के बावजूद भी उसने एग्जाम दिया, लेकिन बीमार था लेकिन उसने एग्जाम दिया था. राइट नेक्स्ट इज सिंपल सेंटेंस है द कल्प्रिट मस्ट रन अवे टू अवॉइड हिज अरेस्ट. मतलब जो गुनहगार जो है ना, जो अपराधी है, उसे सज़ा से बचने के लिए उसको तो भागना ही पड़ेगा वरना तो सज़ा हो जाएगी उसको. तो क्या आना चाहिए? मतलब कुछ अवॉइड करने के लिए हमें जब कुछ एक्शन करना पड़े तो उसके लिए फिर क्या इस्तेमाल होगा? The culprit must run away. The culprit must run away. और या otherwise आ जाएगा. Otherwise he will be arrested. Otherwise he will be arrested. Understand? Clear है? समझ में आया? Next is the singer is very popular among people for her sweet voice. जो singer है वो लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है अपनी मीठी आवाज़ की वजह से. तो पॉपुलर है मीठी आवाज़ की वजह से, तो क्या दो केसेस में हो जाएगा ये. द सिंगर्स वॉइस इज स्वीट. जो गायिका है उसकी आवाज़ बहुत स्वीट है. सो शी इज़ वेरी पॉपुलर अमंग पीपल, या वही सो की जगह हम देयरफॉर भी कर सकते हैं. तो यहाँ रिजल्ट कॉज ये सब है, इजंट इट? तो देयरफॉर शी इज़ वेरी पॉपुलर अमंग पीपल. कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ देख लिए. यहाँ तक समझ में आ गया? क्या ये इजी था? बहुत बहुत इजी था, बहुत सिंपल है. अब देखिए कंपाउंड सेंटेंसेस को भी तो सिंपल सेंटेंसेस में बदलना होता है. अब यहाँ मैं आपको बता दूँ कि एक्सरसाइजेस के तौर पे आपको आता है, अदरवाइज हमारा बेसिकली क्या होता है, सिंपल से कंपाउंड सेंटेंसेस ही बेसिकली बदलने होता है. लेकिन हमें कंपाउंड से सिंपल सेंटेंसेस बदलना भी सीखना है. ठीक है, यहाँ स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ. हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है ना, वो 4 भाग में आएगा, 4 पार्ट्स में. पहले पार्ट्स में हम सिंपल टू कंपाउंड, कंपाउंड टू सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे. सेकेंड पार्ट में हम क्या सीखेंगे? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, ये सीखेंगे. तीसरे में हम कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स सीखेंगे और फोर्थ में हम कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड सीखेंगे. ये मैं आपको अभी से ही इसलिए बता देती हूँ ताकि आप प्रिपेयर्ड रहें कि कितने पार्ट्स आने वाले हैं और किस में हम क्या बात करने वाले हैं. तो ध्यान रखिएगा. राइट स्टूडेंट्स, चलिए यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस हमें दिया हुआ है. शी स्टडीड हार्ड एंड गॉट गुड मार्क्स. एंड से हमने 2 एक्शंस को जोड़ा है कि उसने मेहनत करी, बहुत ज़्यादा उसने पढ़ाई की और इसीलिए और उसके मार्क्स अच्छे आए. तो क्या हो जाएगा सिंपल में? शी स्टडीड हार्ड टू गेट गुड मार्क्स. यहाँ टू का एंड हो गया था तो यहाँ एंड का टू ही हो जाएगा ना. सारे जो फॉर्मूलेज हमने पढ़े थे ना एज इट इज़, वो एज इट इज़ उल्टे अप्लाई हो जाएंगे एज इट इज़. कुछ डिफरेंस नहीं होता. यानी बेटा हम यहाँ पर सिंपल टू कंपाउंड सेंटेंस अकेले भी पढ़े ना,
सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कंपाउंड टू सिंपल करवा रही हूँ, अदरवाइज सेम रहता है, देयर इज़ नो डिफरेंस। ऐसा नहीं होगा कि कंपाउंड टू सिंपल करेंगे तो अलग रास्ते से जाना होगा, जी नहीं। जिस तरीके से जयपुर से दिल्ली जाने का रास्ता जो है, तो अगर जयपुर से दिल्ली मान लीजिए अगर 300 किलोमीटर पे है, तो लौटते समय भी वो 300 किलोमीटर ही रहेगा अगर रूट सेम इस्तेमाल कर रहे हैं तो, है ना। ऐसा तो नहीं है ना लौटते समय वो 450 किलोमीटर हो जाएगा रास्ता, ऐसा तो नहीं होगा ना, एक ही रहेगा बेटा। सिर्फ ये है कि हाँ रूट सेम होना चाहिए, यानी सिंपल टू कंपाउंड है तो कंपाउंड टू सिंपल ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कॉम्प्लेक्स से होते हुए आ रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट इज कंपाउंड सेंटेंस है, यू मस्ट नॉट बी लेजी और या अदरवाइज यू विल नॉट बी अलाउड ऑन द टीम। तुम अगर आलसी, लेजी क्या होता है, आलसी, तुम्हें आलसी नहीं होना चाहिए वरना तुम्हें टीम में नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पर और अदरवाइज का क्या रूल क्या था, क्या हो जाता है, इन द इवेंट ऑफ बीइंग लेजी यू विल नॉट बी अलाउड ऑन द टीम। सिर्फ फॉर्मूलाज है बेटा, कितना भी अब चाहे और एक्सप्लेन करते रहो, लेकिन वो जो फॉर्मूलाज, वो जो स्ट्रक्चर बेसिकली वो जो बताया गया है उसे अप्लाई करते रहिए, समझ में आ जाएगा। अगर इस सिंपल सेंटेंस को देखकर अगर कंपाउंड बनाए तो क्या हमारा और अदरवाइज वाला अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर स्ट्रक्चर बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, देखिए कंपाउंड क्या है, ही वॉज वेरी हैप्पी एंड ही स्टार्टेड टू डांस। अगेन दो एक्शंस हैं और फिर उसको कौन से कंजंक्शन से जोड़ा है हमने, एंड से। क्या हो जाएगा यहाँ पर फिर से, बीइंग सो हैप्पी ही स्टार्टेड टू डांस। एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो बीइंग वाले सेंटेंसेस है ना, ये सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा शुरुआत में। ये वाले सेंटेंसेस जब आपको और अच्छे से, हालांकि ये तीसरा या चौथा रूल आता है देखा जाए तो, लेकिन ये वाला रूल सबसे बढ़िया होता है पूरा सिंपल टू कंपाउंड या कंपाउंड टू सिंपल सेंटेंसेस जो ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सबसे बढ़िया रूल होता है ये समझने के लिए। ये समझ में आ जाता है ना, ट्रस्ट मी, ये वाला रूल आने लग जाता है ना, बाकी के सारे रूल्स भी आसान लगते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी के कौन से वाले रूल्स, चार्ट्स के अलावा जो और रूल्स हैं ना हमारे, जहाँ पर से स्ट्रक्चर है, इन स्पाइट ऑफ की जगह बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला जो है वो तो चलो चार्ट से एज इट इज़ हो जाता है, लेकिन इसके अलावा जो और रूल्स होते हैं ना बेटा, वो सारे के सारे अगर आप ये बीइंग वाला एक बार सॉल्व करने लग गए ना, सब इजी हो जाता है, राइट। चलिए हमारा लास्ट सेंटेंस है, ही मस्ट रन फास्ट और या अदरवाइज ही विल नॉट विन द रेस, और ही मस्ट रन फास्ट टू विन द केस, टू विन द रेस, राइट। समझ में आया, क्लियर है स्टूडेंट्स, इजी था, बहुत इजी है। इसको प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। लाइव के अंदर तो मैं आपको और प्रैक्टिस करवाऊंगी ही, बट मेक श्योर जितना हो सके उतनी ही एक्सरसाइजेस सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और शुरुआत में ही अपने आप से सेंटेंसेस मत बनाइए जब आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना हो तो। शुरुआत में देखिए तरीका बताती हूँ इसका, आपको जब ट्रांसफॉर्मेशन सीखना है ना, तो कोशिश कीजिए कि आपको जो एक्सरसाइजेस हैं, चाहे बुक्स में हैं चाहे आपको कहीं ऑनलाइन मिल जाए, उन एक्सरसाइजेस से ही सॉल्व कीजिए, क्योंकि अभी तो आप सीखने की प्रोसेस में हैं, है ना। तो आप उन्हीं को ही फॉर्मूलाज, वो ये स्ट्रक्चर्स जो मैंने सिखाए, रूल्स जो मैंने आपको बताए हैं, उसका इस्तेमाल कर करके उनको ही अभी आप ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कीजिए, बदलने की कोशिश कीजिए। जब समझ में आने लग जाए तब अपने आप से सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए एक बार, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। हाँ, हो सकता है रास्ता लंबा हो जाए ये, लेकिन एकदम पक्का और पुख्ता इलाज ज़रूर हो जाएगा आपके हर डाउट क्लियर होने का, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो एंड होता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कोई डाउट होने पर ज़रूर से ज़रूर पूछ लीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ मिल रहे हैं आपको ये सभी के सभी कोर्सेज क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पर ई बुक्स या ई नोट्स अगर आपको चाहिए तो उनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे ही आप उन लिंक्स पर क्लिक करेंगे आपको ई बुक्स और ई नोट्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इजीली मिल जाएगी। इसके अलावा आपको चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना है इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात स्टूडेंट्स, आपको अपना ध्यान ज़रूर से ज़रूर रखना है और एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ना है। एक भी वीडियो ग्रामर सीरीज का मिस नहीं करना है, ज़रूर से ज़रूर देखना है। डाउट होने पर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, लाइक करना है वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। फिर से कह रही हूँ अपना ध्यान रखना है। सो टेक केयर स्टूडेंट्स, सी यू सून।